नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, आज का वीडियो हम जो बना रहे हैं वो एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर बना रहे हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो लोगों को अवेयर ना होने की वजह से वो लोग उन चीज़ों के लिए गलत फहमी पाल लेते हैं। इन्फॉर्मेशन गलत होती है और वो एक के लिए सही होती है, दूसरे के लिए गलत होती है, इसलिए वो चीज़ एक कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। पॉइंट ये है कि जब कभी हम एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करते हैं, मार्केट में क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें विजिट वीज़ा की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। और विजिट वीज़ा से हुई तकलीफ की वजह से लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट कितने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, पता नहीं होता है। ख़ास तौर से ये बात मैं करूँगा यूरोपियन कंट्री के लिए या फिर मलेशिया के लिए। दोस्तों, होता क्या है कि मार्केट में कई बार ऐसा हुआ, लोगों को बिटर एक्सपीरियंस हुए हैं, खासतौर से गुजरात में भी कई लोगों का ऐसा हुआ कि जो मलेशिया गए विजिट वीजा पे और उसके बाद उनका काम प्रॉपर नहीं हुआ, वहाँ पर वर्क परमिट नहीं हुआ, परेशान हुए, वापस आए। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एक पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में यूरोपियन कंट्री के लिए। यूरोपियन कंट्री में जो लोग भी एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन आधी होती है और आधी होने की वजह से वो गलत फहमी पाल लेते हैं। खासतौर से एक क्वेश्चन होता है, कुछ लोग पूछते हैं सर बाहर जाएंगे तो बैंक में पैसा दिखाना पड़ेगा। दूसरा, इंग्लिश का टेस्ट कंपलसरी है। यस, ये मानते हैं कि इंग्लिश का टेस्ट कंपलसरी है, बट वो भी एज पर द रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से रहता है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो कन्फ्यूजन है वो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है। दोस्तों, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। विजिट वीजा होता है, जब कोई विजिट वीजा पे जाता है तो उसको खुद अपने पास पैसा रखना होता है और वहाँ पर जस्टिफाई करना होता है कि वो सिर्फ घूमने के लिए आए हैं या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं, सिर्फ विजिट पर्पज से आए हैं और कुछ समय के बाद वापस चले जाएंगे। तो कोई भी कंट्री, कोई भी देश, अगर किसी देश में कोई व्यक्ति एंट्री करता है तो एंट्री से पहले जो भी प्रोसीजर होती है वो एक प्रकार से उस बंदे को चेक कर लेते हैं कि ये बंदा वहाँ पर रहेगा तो उसके पास खर्चे के लिए पर्याप्त पैसा है या नहीं, या फिर उसके पास में सोर्सेस हैं कि अगर पैसा खर्च हो जाता है तो बाद में वो मंगा सकता है कि नहीं। इसके लिए ही वो लोग स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं। अब बात क्या होती है कि यूरोप में या कनाडा में ये शॉर्टकट का चक्कर चलता है। कुछ लोग उनको जाना है, तरीके काम करते हैं, नो डाउट, बट एक चैनल के सिस्टम में होता है प्रॉपर। अगर एक सिस्टमेटिक वे में जाएंगे तो वो तरीका सही नहीं होता है, लेकिन कई बार उस तरीका रिजल्ट ला देता है, इसलिए मैक्सिमम लोग उसको फॉलो करते हैं। अब जब कभी एम्प्लॉयमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट और विजिट का दूर दूर का नाता है, मीन्स डिफरेंट है। एम्प्लॉयमेंट अलग है और विजिट अलग है। विजिट बारे में, जैसे हमारे यूरोप में कोई देश में गए, यूरोप में जाने के लिए ऑब्वियसली वहाँ की कंट्री पूछेगी कि आपके बैंक में कितना पैसा है, स्टेटमेंट वगैरह चेक करेंगे, 6 महीने का, 1 साल का, 3 महीने का, जो भी है वो स्टेटमेंट में बैलेंस चेक करेंगे, बंदा पोटेंशियल है कि नहीं, तभी वीज़ा देंगे, अदरवाइज वीज़ा नहीं देंगे। लेकिन बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में इतना क्लियर कर दूँ कि यूरोप कंट्री और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट कम होता है। रेशियो बहुत 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 कम होता है, लेकिन होता है। और जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट के सिंपल टर्म से आप भी लॉजिक लगा के सोच सकते हो कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देती है, अगर कोई कंपनी किसी भी कैंडिडेट को हायर करती है तो हायर करने पर जो चीज़ें हमारे लोकल एम्प्लॉयर, इंडियन एम्प्लॉयर के लिए एप्लीकेबल होती हैं, सेम चीज़ उनके लिए भी अप्लाई होती है। जैसे किसी कंपनी ने आपको ज्वाइनिंग दी, मीन्स एक ऑफर लेटर भेजा, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में उसके जो एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स होगा कि कंपनी आपको सैलरी देगी, कंपनी आपको छुट्टी देगी, फूड देगी, ये देगी, वो देगी, जो भी फैसिलिटी होगी वो कंप्लीट देगी। अब यहाँ पर जब कंपनी ही आपको हायर कर रही है तो गवर्नमेंट को इस पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं बनता है पूछने का कि आपके पास में फाइनेंस कितना है। जैसे अब कोई बंदा बाहर जॉब के लिए जाता है तो ऑब्वियसली उसको पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। पैसे की ज़रूरत हर किसी को होती है, कुछ सेटिस्फाइड है, कुछ अपने खर्चे के लिए, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती है। तो प्रायोरिटी की यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते हैं। बात ये है कि हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और वो पैसा कमाने के लिए वो बाहर जाते हैं। अब बंदा पैसा कमाने के लिए बाहर जाएगा तो स्टेटमेंट दिखाने की क्या ज़रूरत है? और जब उस कंट्री की किसी कंपनी ने जिम्मेदारी ली है कि उस बंदे को मंथली इतनी सैलरी दी जाएगी,
उस पर्टिकुलर बंदे को सैलरी के अलावा जो फैसिलिटी दी जाएगी वो सारी फैसिलिटी इतनी तो होगी कि बंदा सर्वाइव करे। कम से कम छोटी से छोटी प्रोफाइल पर भी जाएगा तो भी उसको इतनी सैलरी तो मिल ही जाएगी कि वो सर्वाइव कर सकता है। और सर्वाइव कर सकता है तो उस पर्टिकुलर देश के लिए लायबिलिटी नहीं बनेगा। विजिट वीजा में एम्प्लॉयर का जो बंदा होता है, कैंडिडेट होता है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है उस पर्टिकुलर देश में। इसके लिए वो लोग स्टेटमेंट की मांग करते हैं। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। एक बार मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हम जब कहीं पर किसी भी गेस्ट को इनवाइट करते हैं, किसी भी गेस्ट को जब हम इनवाइट करते हैं तो हम कभी नहीं पूछते हैं कि उनके पास में कितना पैसा है, और गेस्ट के लेवल के हिसाब से उनका एकोमोडेशन, रहना, खाना पीना, फैसिलिटी अरेंज करते हैं, राइट। कोई भी गेस्ट आएगा तो आपको उसको खाना, रहना, जो भी सुविधाएं देनी है वो आप सुविधाएं प्रोवाइड करोगे और कभी नहीं पूछोगे कि उसके पॉकेट में कितना मनी है। लेकिन अगर यही चीज़ आप कहीं पर जा रहे हो, किसी होटल में रुकना हो, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके पास बजट कितना है। बस सेम चीज़ अप्लाई हो जाती है कि बाहर की कंपनी हमें बुलाती है, वो होस्ट कंट्री होती है और हमें एम्प्लॉयमेंट देती है, तो हम उनके एक प्रकार से गेस्ट जैसे होते हैं। वर्कर होते हैं वो अलग बात है, बट गेस्ट जैसे होते हैं। और गेस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रहने की, खाने पीने की, सर्वाइव करने की, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। मेडिकल इंश्योरेंस ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? इसलिए ताकि किसी भी एम्प्लॉय को कोई तकलीफ ना हो। और यही चीज़ अब जैसे कोई भी देश में एम्प्लॉयड वीज़ा निकला तो एम्प्लॉयड वीज़ा में आपके डॉक्यूमेंट मैटर करेंगे, आपका नॉलेज मैटर करेगा, आपका काम कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, आपको रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका एज क्राइटेरिया मैच करता कि नहीं करता, आपका मेडिकली फिट हो या नहीं हो, फिजिकल फिट हो, या फिर पीसीसी बराबर है, मीन्स जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो तो मैटर करेगा। लेकिन आपके अकाउंट में फाइनेंस कितना है उतना मैटर नहीं करेगा। हाँ, मैटर इस चीज़ के लिए करेगा कि आपको प्रोसेसिंग फीस तो अरेंज करना होगा, लेकिन स्टेटमेंट में दिखाने के लिए 90% या 99% ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कभी कभी कहीं रिक्वायरमेंट हो वो स्पेशल हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पॉइंट ये कवर करने की कोशिश की है। और ख़ास तौर से एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि जैसे कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कॉस्ट कम होता है, एजेंसीज के पास कॉस्ट ज़्यादा जाता है। वो एक चीज़ ये मान लीजिए कि ये पॉइंट क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोगों की क्वायरीज होती हैं और कुछ लोग इसके लिए पूछते भी, सर इतना पैसा कैसे होता है। दोस्तों, ये एक बहुत अहम सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसके बारे में पता होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एम्प्लॉयमेंट लोकल होता है इंडिया में जितना एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें से मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर खुद एजेंसी को पेमेंट करता है, राइट। लेकिन बाहर का रिक्रूटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। बाहर का रिक्रूटमेंट कैसा होता है, कभी कभी एम्प्लॉयर पे करता है, कभी कभी नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी जो भी इंडिया में जितनी भी लाइसेंस कंपनी है जो रिक्रूटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ई माइग्रेट में जो रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो रजिस्टर्ड है, लगभग 1600 जैसी कंपनीज हैं पूरे इंडिया में। वो कंपनीज के पास कोई वैकेंसी आती है, लगभग अभी तक का ऐसा मेरा आंकड़ा है, मैंने खुद एक अनुमान लगाया है कई आंकड़ों को देखते हुए कि 90-95% रिक्वायरमेंट जो आती हैं, लॉन्ग टर्म जॉब की बात कर रहा हूँ, शटडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म जॉब में जितनी रिक्वायरमेंट आती हैं उसमें से 90 से 95% कंपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स में कंपनी भी 50% पे करती है, 50% नहीं भी करती है, उसको साइड में रखो, लेकिन वो रिक्वायरमेंट पेड होती है। पेड मीन्स जो भी 90 से 95% वैकेंसीज आती हैं वो पेड होती हैं। पेड मीन्स वो कैंडिडेट को एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। भारत सरकार ने भी कुछ लिमिट डिसाइड करके रखी है देश के हिसाब से, कंट्री वाइज कंट्री, कि उस लिमिट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चार्ज कर सकती हैं। अब ये चार्ज बढ़ता कैसे है? बढ़ता ऐसे है कि अगर हम सिंपल प्रोसीजर में जाते हैं ना, तो सिंपल प्रोसीजर में जो लाइक चार्ज होता है ना, वो डेफिनेटली कम ही होता है, मार्जिनल होता है। लेकिन उसमें एक सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो टफ हो जाता है। इसमें प्रोसेस इसमें सिलेक्शन रिजेक्शन हर चीज़ को देखना पड़ता है। और जो एक ऑन एवरेज कॉस्ट आता है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ये ऑन एवरेज कॉस्ट है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है, ऐसे ये इट इज़ नॉट एक्यूरेट और किसी से प्रमाणित नहीं है, लेकिन रफ आइडिया जो मार्केट में चलता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ गल्फ कंट्री की, तो गल्फ कंट्री का जो रेट चलता है वो 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में चलता है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। 50,000 से 1 लाख के बीच में चलता है। जो वैकेंसीज होती हैं वो वैकेंसी के हिसाब से जो गल्फ कंट्री में दुबई से इसमें कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत और सऊदी,
इन 6 देशों में जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनमें से जो सर्विस चार्ज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 50 से लेकर 1 लाख के बीच में होता है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। अब बात करते हैं अदर देन गल्फ कंट्री। कुछ कंट्री हैं जहाँ पर लाइक लोग प्रायोरिटी देते हैं कि गल्फ में नहीं जाना, मुझे जाना है साउथ अफ्रीका हुआ, कुछ मॉरिशस हुआ, मलेशिया हुआ, मालदीव हुआ। ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जो बहुत हाईली लाइक फेमस नहीं है और लोग वहाँ जाना चाहते हैं और लोगों की प्रायोरिटी बनती है। मीन्स टॉप प्रायोरिटी नहीं है बट एक प्रायोरिटी वो भी होती है, बट बेटर देन गल्फ कंट्री। जो लोग गल्फ कंट्री में नहीं जाना चाहते हैं और इन देशों में जाना चाहते हैं तो उनका जो चार्ज होता है वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में होता है, कभी कभी 2.5 लाख हो जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा और डेवलप कंट्री की। जैसे अभी डेवलप कंट्री में सिंगापुर आता है, सिंगापुर और फिर यूरोपियन कंट्री आ जाती है, न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ। जापान तो बहुत हाईली उसमें आ जाएगा, जापान को इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, यूरोपियन बहुत सी कंट्री को शामिल कर सकते हैं। तो जो ये कंट्रीज आती है उनका चार्ज होता है 3 लाख से लेकर 6-7 लाख तक। और यूरोप में कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पर स्टार्टिंग ही 5-6 लाख से स्टार्ट होता है और जाता है 7-8-9-10 लाख तक भी। सो डिपेंड करता है प्रोसेस के हिसाब से। प्रोसेस सभी कुछ स्मूथ नहीं होता है, कुछ प्रोसेस शॉर्टकट के हिसाब से होता है, कुछ प्रोसेस जुगाड़ के हिसाब से होता है, काम होता है, काम जो होता है उसी के हिसाब से एक्सपेंस होता है। और ऐसा नहीं कि मैं फेक एजेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं ये जो वर्क है ना वो जेन्युइन एजेंसी भी करते हैं तो भी उसमें चार्जेस होता है। ये कंट्री के हिसाब से चार्जेस डिसाइड किया जाता है और वो चार्जेस प्रोसेस के हिसाब से होता है। जैसे अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल और देता हूँ इस चार्जेस को समझने के लिए। जैसे कोई एक एक्स नाम की कंपनी है, एक्स नाम की कंपनी ने कोई भी जॉब वैकेंसी वहाँ की लोकल एजेंसी को दी। वो लोकल एजेंसी, क्योंकि इनको मिनिस्ट्री में रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है, एक लाइसेंस नंबर दिखाना पड़ता है, तो वो एजेंसी को उन्होंने पे किया नहीं किया वो डिफरेंट मैटर है, बट वर्क दिया। और उस एजेंसी ने इंडिया में किसी लाइसेंस होल्डर एजेंसी को काम दिया, राइट। इंडिया की लाइसेंस होल्डर एजेंसी ने जो उनके सब एजेंट्स को काम दिया। अब ये सिस्टम, ये चेन सिस्टम बहुत बड़ी होती है। सब एजेंट के एजेंट, उनके एजेंट, उनके एजेंट, ऐसे करके कई बार बहुत लंबी चेन हो जाती है। और जितनी चेन बड़ी होगी उतना ही प्रोडक्ट कॉस्टली होगा, राइट। जितनी चेन छोटी होगी उतना ही प्रोडक्ट सस्ता होगा। सो ये पूरी प्रोसेस है। कई बार ऐसा होता है कि सर वीज़ा की कॉस्ट तो बहुत कम होती है लेकिन इतना एक्सपेंस कैसे आ जाता है? वो एक्सपेंस प्रोसेस में आता है और चेन सिस्टम में आता है। लेकिन ये फैक्ट है कि भारत सरकार भी जो लाइसेंस होल्डर एजेंसी होती है उनको भी परमिट करती है कि वो सर्टेन अमाउंट चार्ज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 95% तो नहीं होता है, कुछ प्रोफाइल्स ऐसी आती है जो फ्री रिक्रूटमेंट होता है, बट फ्री रिक्रूटमेंट भी अल्टीमेटली फ्री नहीं होता। वो लास्ट एंड यूजर को कुछ ना कुछ तो 5, 10, 15 हज़ार रुपये तो पे करना ही होता है। फ्री रिक्रूटमेंट कहने मात्र के लिए हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि इन दोनों सवाल के लिए जो आपकी क्वेरीज होती थी, लोग पूछते थे कि ये किसका होता है, अब यहाँ पर एक और छोटा पॉइंट मुझे याद आया, वो पॉइंट भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक कैंडिडेट ने मेरे से पूछा, सर ये चार्ज किस चीज़ का होता है? टिकट इतने का आता है, वीज़ा इतने का आता है और इसमें मेडिकल इतने का होता है, फिर इतना चार्ज कैसे? तो यहाँ पर मैं एक सिंपल पॉइंट बताता हूँ। मैं मार्केट में जो फंडा अप्लाई होता है वो सप्लाई डिमांड के ऊपर होता है। सप्लाई डिमांड के ऊपर सब चीज़ चलती है और ये हर जगह चलता है। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी और उसका कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाता है, राइट। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास जो आता है उसमें थोड़ा मार्जिन लग के ऐड होता है, लेकिन जितनी भी एजेंसीज होती हैं सभी में ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। जो प्रॉपर तरीके से काम करती है उनके पास 100% ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि जो प्रोडक्ट आता है ना उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्लस होते होते ये प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी वर्धक, ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको किसी और पॉइंट पे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर नया वीडियो बनाने के लिए जिससे कि आपकी कुछ क्वेरीज सॉल्व हो सकें। धन्यवाद।